बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बेसिकली हम ये टॉपिक PHY 301 मैकेनिक्स 1 के सिलसिले में पढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। अगर हम देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकल प्लेन में थ्रो करना हो, तो वर्टिकल प्लेन में एक सर्टेन एंगल के साथ थ्रो करने की सूरत में वो ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। जब वो ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा तो उस सूरत में हमारे पास कुछ सूरत इस तरह की होगी कि फर्ज करें कि हम एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी v नॉट के साथ इस प्लेन में थ्रो कर रहे हैं, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इट विल नॉट मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन, बट ये मूव करता हुआ आगे जाने के साथ साथ नीचे की तरफ भी गिर रहा होगा और इस तरीके से ये वापस जमीन से टकराएगा या अपने लेवल ऑफ प्रोजेक्शन पर आके गिरेगा। अब ये जो पाथ इसका होगा ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाएगा और वो बॉडी जो इस पाथ पर मूव कर रहा होगा दैट विल बी कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्शन ऑफ ग्रेविटी है जो इसके पाथ को मॉडिफाई कर रही है। हम सिंप्लिसिटी के लिए फिल वक्त अज्यूम करेंगे कि देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर एयर। अगर हम देखें लेट्स से कि आफ्टर टाइम t ये ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी v नॉट नहीं होगी बिकॉज इट विल बी चेंज इन सर्टेन डायरेक्शन। अगर हम एज्यूम कर लें कि यहाँ पे एंगल अल्फा मौजूद है जो कि v नॉट के का हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, तो उस सूरत में यहाँ पर एंगल अल्फा नहीं होगा बल्कि हम इसको एंगल बीटा का नाम दे सकते हैं। अब इस एंगल अल्फा की मदद से और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट की मदद से हम इस ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने बुक के पेज की तरफ चलते हैं जो हम आजकल जिसको पढ़ रहे हैं। तो वी कैन से दैट अ प्रोजेक्टाइल मोशन असल में टू डायमेंशनल मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। वी कैन से the two-dimensional motion of a body under the action of gravity is called the projectile motion. The projected body is called a projectile. The path followed by the projectile during the motion is called its trajectory. तो इससे हमें ये पता चला कि जिस बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, जिस पाथ को वो फॉलो करेगा वो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। अब हम एज्यूम करते हैं कि वी हैव सम बॉडी ऑफ मास m और हम उसको x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाते हुए वर्टिकल प्लेन में थ्रो करते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास इस वक्त जो डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम के मुताबिक अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास इसमें v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है जो कि एंगल अल्फा बना रही है विद द x एक्सिस। अगर हम आफ्टर सर्टेन टाइम t इसकी वेलोसिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी v है और इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं vx और vy। तो हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट बनेंगे उसको हम लिख सकते हैं vx इज इक्वल टू v नॉट कॉस ऑफ अल्फा एंड vy इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ अल्फा। ये दोनों कंपोनेंट जो इनिशियल वेलोसिटी के हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, और वो हमारे पास फोर्स होगी जो किसी भी पॉइंट पर, अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी और ये mg के बराबर होगी। अब
इनिशियल वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट जब हम बात करेंगे तो वी कैन से दैट v नॉट इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। अगर हम इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो वी कैन से v नॉट एक्स आई प्लस वी नॉट वाई जे, जो कि इसकी बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अब यहाँ पर v नॉट को हम लिख सकते हैं v नॉट कॉस ऑफ अल्फा आई, वी एक्स की जगह हमने v नॉट कॉस ऑफ अल्फा लिख दिया और वी वाई की जगह हमने v नॉट साइन ऑफ अल्फा लिख दिया। अगर पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर सर्टेन टाइम टी एट एनी टाइम टी जब हम बात करेंगे तो उस सूरत में हम देखेंगे लेट्स से कि टाइम टी के बाद वो यहाँ पे अगर प्रोजेक्टाइल पहुंचा हुआ है तो उस सूरत में उसकी पोजीशन को हम लिख सकेंगे एक्स आई प्लस वाई जे। ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा उस पोजीशन का जहां पे प्रोजेक्टाइल इस वक्त मौजूद होगा। अब इस पर जो लगने वाली फोर्स है जैसे मैंने पहले जिक्र किया दैट इज ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वो ग्रेविटी की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी। सो वी कैन राइट इट एज F इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू जे। ये नेगेटिव साइन जाहिर कर रहा है कि इट इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस जे यूनिट वेक्टर हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम ए हमारे पास बन गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी नेट फोर्स जो हमारे पास एक्ट करेगी, तो वो हमारे पास बन गया एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू जे के बराबर आ जाएगा। अब m से m कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे a बचेगा और राइट हैंड साइड पर माइनस जी इंटू जे बच जाएगा। तो ऐसी सूरत में a को हम लिख सकते हैं dv ओवर dt दैट इज इक्वल टू माइनस जी इंटू जे, क्योंकि हमने m को m से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको लिख लेते हैं इस फॉर्मेट में, dv ओवर dt को हम लिख लेते हैं d by dt और v कैन बी रिटन एज dr ओवर dt। अब ये dr ओवर dt v के बराबर है और ये हमारे पास d by dt एक्सप्रेशन बन रहा है। अगर हम इसको देखें तो इस dt को दूसरी तरफ ले जाएं, अगर हम dt को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उस सूरत में ये एक्सप्रेशन राइट साइड पे माइनस जी इंटू डी टी बन जाएगा विद जे यूनिट वेक्टर, जबकि राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ डी आर ओवर डी टी बन जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइडों पर। तो इंटीग्रेट करने की सूरत में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इंटेग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब हम इस इंटेग्रल की बात कर रहे हैं तो इसमें इंटेग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड डी आर बाई डी टी बच जाएगा। जबकि राइट साइड पे अगर देखें तो माइनस जी कॉन्स्टेंट है, इसको इंटेग्रल से बाहर लिखेंगे, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो वो टी के बराबर आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन हमारे पास माइनस जी टी इंटू जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा और उसके साथ हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ए लिख देंगे, सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ए लिख देंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करने का तरीकाकार क्या होता है कि हम इनिशियल वैल्यू कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अब इनिशियल वैल्यू कंडीशन क्या थी कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट, यानी इनिशियली हमारे पास जो टाइम एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू v नॉट, ये v असल में dr बाई dt के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से dr बाई dt की वैल्यू को v नॉट कर देंगे व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 dr बाई dt इज इक्वल टू v नॉट हो जाएगा। सो इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो उस सूरत में ये v नॉट बराबर आ जाएगा a। तो इट मींस कि हमारे पास a की वैल्यू v नॉट के बराबर आ जाएगी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने की सूरत में जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचा वो dr बाई dt इज इक्वल टू माइनस जी टी इंटू जे प्लस वी नॉट के बराबर आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है।
हम अगर पोजीशन वेक्टर मालूम करना चाहते हैं तो अगेन इस dt को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर इस dt को हम राइट साइड पर ले जाएं तो ये gt के साथ भी dt आ जाएगा और v नॉट के साथ भी dt आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इंटीग्रेट करें अगर दोबारा, तो हमारे पास dr का इंटेग्रल सिंपली r आ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास अगेन g कांस्टेंट है। यहाँ पे gt इंटू डी टी था हमारे पास, अब g कांस्टेंट है, इंटेग्रल के बाहर आ गया, t इंटू डी टी विद j यूनिट वेक्टर प्लस v नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो ये इंटेग्रल के अंदर dt रह गया। अगर हम इसको t को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt तो ये 1/2t² आएगा, और g इसके साथ मिलने का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास 1/2gt² के बराबर आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली ये हमारे पास v नॉट के साथ t की वैल्यू आ जाएगी, dt का इंटेग्रल हमारे पास t आ जाएगा। और अगेन यहाँ पर एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे, b लिख दिया। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मालूम करने के लिए अगेन हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इनिशियल वैल्यू कंडीशन अप्लाई करते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 at t is equal to 0 r is equal to 0 because it is at the origin। तो इसका मतलब r यूनिट वेक्टर हमारे पास 0 के बराबर आता है। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में r is equal to 0, t भी 0, यहाँ पर दूसरा ये t भी 0, तो इसका मतलब ये सारे ये दोनों भी 0 हो जाएंगे और r भी 0 हो जाएगा। ये दोनों t की वजह से 0 हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पे r भी 0 हो जाएगा इनिशियल वैल्यू कंडीशन की वजह से। तो इसका मतलब b विल बिकम 0। तो हम कह सकेंगे कि इस सूरत में b 0 हो जाता है। तो जब हम b को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4 तो वो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी r इज इक्वल टू -1/2gt²। अगर हम इसको देखें -1/2gt² प्लस v नॉट इंटू टी है, और v नॉट t का मतलब क्या होगा कि हम v नॉट वेक्टर को यहाँ पे लिख देंगे v नॉट cos अल्फा i प्लस v नॉट sin अल्फा j। यानी हमने यहाँ पे v नॉट की वैल्यू को इस जगह से v नॉट की वैल्यू को इस फॉर्म में लिख दिया है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक वेक्टर है इन दी एक्स वाई प्लेन और राइट हैंड साइड पर भी वेक्टर कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। हम इनको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग-अलग करने की कोशिश करते हैं। तो आर वेक्टर को लिखेंगे तो वो आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, और इसी तरह ये हमारे पास पहला कंपोनेंट चूंकि जे कंपोनेंट ही है तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया 1/2gt² इंटू जे, और यहाँ पे v नॉट कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस v नॉट कॉस ऑफ अल्फा जे के साथ t दोनों तरफ आ जाएगा, दोनों के साथ आएगा, यानी v नॉट कॉस ऑफ अल्फा टी आई प्लस v नॉट साइन ऑफ अल्फा टी जे के बराबर होगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आई और जे कंपोनेंट को अलग-अलग अगर कंपेयर कर लें तो वो हमारे पास x और y कंपोनेंट बन जाएंगे। पहले हम x कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, यानी वो कंपोनेंट की बात करें जिसके साथ i यूनिट वेक्टर है। यानी इस लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो x इंटू आई यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे हमारे पास i यूनिट वेक्टर v नॉट कॉस ऑफ अल्फा t इंटू आई यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई v नॉट कॉस ऑफ अल्फा इंटू टी। इट मीन्स के हमारे पास x v नॉट कॉस ऑफ अल्फा इंटू टी के बराबर आ जाएगा, और यहां से आप t की वैल्यू कैलकुलेट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स ओवर वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा। ये t की वैल्यू हम बाद में यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम x कंपोनेंट। इसी तरह अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो y कंपोनेंट के लिए j यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट्स हमें देखने होंगे। तो j यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे y है, राइट हैंड साइड पर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ब्रैकेट बनती है v नॉट साइन ऑफ अल्फा टी माइनस 1/2gt²। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई।
अब इस y की वैल्यू से हम जहां जहां t आ रहा है वो x से t की वैल्यू कैलकुलेट करके, यानी ये हमने जो t की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देते हैं। अगर इक्वेशन 7 में पुट करें तो हमारे पास y साइन ऑफ अल्फा के साथ t आना है और उस t की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी x ओवर वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा। इसी तरह यहाँ पे 1/2 g के साथ टी स्क्वेयर आना है, तो अगेन हमने यहाँ पे टी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी x नॉट स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर ओवर वी नॉट स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा। अब इन दोनों इस इक्वेशन में देखेंगे t को हमने एलिमिनेट कर दिया है। t को एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि अब ये इक्वेशन हमारे पास सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट्स की सूरत में रह गई। यही हमें रिक्वायर्ड थी, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मालूम करना चाह रहे थे, यानी हम वो इक्वेशन मालूम करना चाह रहे थे जो x और y की फॉर्म में थी, जो कि एक्स वाई प्लेन में मौजूद हो। तो यहां से अगर आप गौर करें तो साइन ऑफ अल्फा यहाँ पे और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ अल्फा मौजूद है, तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा टेंजेंट अल्फा आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन में वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो x रह जाएगा, x टेंजेंट ऑफ अल्फा आ जाएगा, माइनस दूसरी तरफ देखें अगर तो 1/2 जी एक्स स्क्वेयर ओवर वी नॉट स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा के बराबर रहेगा, जो यहाँ पे हमने इसको मैनिपुलेट कर लिया। अब 1/cos स्क्वेयर अल्फा असल में सीकेंट स्क्वेयर अल्फा के बराबर होता है, यानी ये हमने cos स्क्वेयर अल्फा जो डिनोमिनेटर में है इसको हमने सीकेंट स्क्वेयर अल्फा की सूरत में लिख दिया। तो y इज इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2 वी नॉट स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर अल्फा आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन जो बन गई, ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट की सूरत में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख दी, उसके पाथ की इक्वेशन लिख दी, एंड दिस विल रिप्रेजेंट द पैराबोला। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन कहलाती है। ये तो था हमारे पास इक्वेशन प्रोजेक्टाइल क्या होता है और उसके साथ साथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगी। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, कैलकुलेट द रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एक ऐसी बॉडी की मोशन है जिसमें हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक बॉडी को वर्टिकल प्लेन में थ्रो कर रहे हैं। फर्ज करेंगे ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, यहां से हमने इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया मेकिंग ए सर्टेन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद ये बॉडी मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वो आगे भी जा रहा होगा और उसके साथ साथ ग्रेविटी की वजह से नीचे भी गिर रहा होगा। तो ऐसी सूरत में हमारे पास कुछ पाथ इस तरह पैराबोलिक पाथ पर वो ट्रेवल करता हुआ जमीन पर वापस आ रहा है। तो अब हमने मालूम ये करना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, यानी यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसको कुल कितना वक्त लगा। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज के बराबर होगी, वो कितनी है, और उसके अलावा हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी है, मैक्सिमम हाइट वो कितनी अटेन करता है, ये हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। ओके जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में द टू डायमेंशनल मोशन हमारे पास the two-dimensional motion under the action of gravity is called the projectile motion, and the projectile body which is projected or which is thrown in the vertical plane is called a projectile, and the path followed is called the trajectory of the projectile. अब इसमें सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि what is the horizontal range। अब horizontal range का मतलब ये होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर कितना ज्यादा फासला तय करेगा। मतलब ये कि हम ये
कह रहे हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक का उसका कितना फासला बनेगा, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मालूम करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारे पास ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इस ट्रेजेक्टरी में अगर हम देखें कि x की वैल्यू चेंज होती जाएगी लेकिन इनिशियल पोजीशन पर, यानी हम कह सकते हैं कि उसके स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों पर y की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम y को 0 पुट करें तो हमारे पास इस पूरी ट्रेजेक्टरी में 2 पॉइंट्स हासिल होंगे। पहला पॉइंट होगा जो लॉन्चिंग पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट होगा जो कि लैंडिंग पॉइंट कहला सकता है। यानी जहां से हमने उसको थ्रो किया होगा वहां पर भी x की वैल्यू 0 होगी और जहां पर वो दोबारा उसी लेवल पे पहुंचेगा वहां पर भी हम y को 0 पुट करेंगे। सॉरी, मैंने जहां से हमने लॉन्च किया होगा वहां पर भी y की वैल्यू 0 है और जहां पे वो वापस आएगा वहां पर भी y की वैल्यू 0 ही है। तो हम अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में y को 0 पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह का आ जाएगा कि हमारे पास y को 0 पुट किया, ये 0 आ गया हमारे पास। x टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 0 के बराबर हो गया। इन दोनों में से यहाँ पे x है और इस तरफ भी x मौजूद है। अगर हम x को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है कि x इंटू टेंजेंट अल्फा, यहाँ से टेंजेंट अल्फा रह गया और इसमें से जी एक्स स्क्वायर था हमारे पास, तो इसमें से एक x हमने कॉमन ले लिया तो जी एक्स ओवर ये एक्सप्रेशन में ये x नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जी एक्स होना चाहिए। अब अगर ये जी एक्स है तो उस सूरत में एक्सप्रेशन हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स ओवर 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होना चाहिए। दिस इक्वेशन गिव्स x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, इसका या तो ये x 0 होगा या फिर ये पूरी ब्रैकेट 0 होगी। अगर x 0 है तो ये उसका अल्टीमेटली इनिशियल पोजीशन है और अगर ये पूरी ब्रैकेट 0 होगी तो ये उसकी लैंडिंग पोजीशन आ जाएगी। तो हम यहां से देखेंगे कि अगर x 0 है तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बन गया और इससे हम फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। अब अगेन ये हमारे पास x की वैल्यू, यहाँ पे x मिस्टेकनली लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा बुक से कि ये हमारे पास x यहाँ पर सिंगल x है, x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये x स्क्वायर होगा तो फिर वो कॉमन जो हमने x लिया है वो यहाँ से नहीं लिया जा सकता। तो ये एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से ओके, tangent alpha will become gx over 2v naught square cos square alpha, or we can find x by manipulating this, यानी हम 2v0 स्क्वायर cos square alpha को टेंजेंट अल्फा की तरफ ले जाएं, g को इसके नीचे ले आए तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब हम x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो x की वैल्यू v0 स्क्वायर, गौर करें यहाँ पे कि टेंजेंट अल्फा को हम साइन अल्फा ओवर कॉस ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। साइन अल्फा ओवर कॉस ऑफ अल्फा लिखने का फायदा ये हुआ कि एक कॉस ऑफ अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा में से एक कॉस ऑफ अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा एंड 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन ऑफ 2 अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x की जो दूसरी पॉसिबल वैल्यू होगी फॉर y इज इक्वल टू 0,
वो होगी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा ओवर जी। और हम जानते हैं कि पहली x जीरो की वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि दूसरी x की वैल्यू पॉइंट ऑफ लैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम रेंज कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हम दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस ले लेंगे। तो रेंज बराबर होगी पॉइंट ऑफ लैंडिंग माइनस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ लैंडिंग और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन असल में, अगर हम दोबारा कर लें तो यहां से ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक रेंज मालूम करनी है। तो x की वैल्यू यहां पे 0 थी और यहां पे x की वैल्यू r के बराबर होगी, यानी रेंज के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो रेंज निकलेगी वो x2 माइनस x1 से या r माइनस 0 से कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहां से अगर हम रेंज कैलकुलेट करें तो वो v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर g, ये x की वैल्यू है एट द लैंडिंग पोजीशन, माइनस 0, ये x की वैल्यू है फॉर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर g के बराबर आ जाता है। अब अगर हम मालूम करना चाहें कि किस एंगल के लिए, फॉर विच एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, तो मैथ का रूल ये होता है कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू जिस क्वांटिटी के लिहाज से हम मालूम करना चाहते हैं, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव वो हमेशा 0 होता है। तो चूंकि हम एंगल मालूम करना चाहते हैं कि किस एंगल पर आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, सो वी विल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, यानी एंगल के लिहाज से हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे। यानी हम मालूम करेंगे डी आर ओवर डी अल्फा एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर हम ये मालूम करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाएगा, डी बाई डी अल्फा ऑफ आर की वैल्यू लिखेंगे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा ओवर जी और इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब चूंकि वी नॉट स्क्वायर ओवर जी यहाँ पे कांस्टेंट है, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी कांस्टेंट निकल आया। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको मैं यहाँ पे कर देता हूं, डी बाई डी अल्फा ऑफ वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा ओवर जी को जब हल करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर ओवर जी तो कांस्टेंट है और साइन ऑफ 2 अल्फा का डेरिवेटिव हमने लेना है। साइन ऑफ 2 अल्फा का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ अल्फा 2 अल्फा, और फिर 2 अल्फा जो कि आर्गुमेंट है साइन का, उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, यानी डी बाई डी अल्फा ऑफ 2 अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें 2 अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 2 के बराबर आएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर ओवर जी कॉस ऑफ 2 अल्फा, 2 वी नॉट स्क्वायर ओवर जी कॉस ऑफ 2 अल्फा, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये दरमियान में यहाँ पे ये एरर है कि इसको आप कॉस ऑफ 2 अल्फा लिखेंगे। तो यहां से वी नॉट स्क्वायर, तो 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस ऑफ 2 अल्फा ओवर जी इज इक्वल टू 0, दिस विल रिप्रेजेंट कॉस ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब लाजमी तौर पे ये वैल्यू 2 वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, ये या जी, ये तो 0 हो नहीं सकते। इसका मतलब हम अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 करना चाहते हैं या इसको 0 के बराबर रखना है तो cos ऑफ 2 अल्फा शुड बी 0। अब cos ऑफ 2 अल्फा 0 होने का मतलब 2 अल्फा शुड बी इक्वल टू cos इनवर्स 0 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो इस सूरत में अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हमें हासिल हो जाती है। तो ये था हमारे पास कि एट एन एंगल अल्फा 45 द रेंज विल बी मैक्सिमम। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ ट्रेजेक्टरीज ड्रॉ करें, फर्ज करेंगे मैं एक रफली ट्रेजेक्टरीज ड्रॉ करता हूं, अगर एंगल 45 कर दें तो उस सूरत में जो ट्रेजेक्टरी बनेगी वो कुछ इस तरह की बन गई।
अब अगर एंगल इससे ज्यादा हो तो उस सूरत में लेट्स से कि एंगल ये है हमारे पास, तो हाइट तो बढ़ सकती है लेकिन रेंज कम हो जाएगी। इसी तरह अगर एंगल कम है तो भी हमारे पास रेंज उतनी ज्यादा नहीं होगी, यानी 45 पर रेंज सबसे ज्यादा है। बाकी जितने एंगल पर भी रेंज होगी वो 45 के एंगल से कम होगी। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स अगर सेम वेलोसिटीज पर भी हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो एंगल 45 के ऊपर ये मैक्सिमम रेंज हासिल होती है। तो ये हमारे पास रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के फार्मूले के मुताबिक भी हम यही देख रहे हैं। उसके बाद हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा हमारे पास टाइम है जिस दौरान में प्रोजेक्टाइल एयर के अंदर मौजूद रहेगा, यानी जिस दौरान में वो फ्लाई कर रहा है। तो हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में y कंपोनेंट ऑफ वेलोस पोजीशन हमने कैलकुलेट किया था पिछले हिस्से में, वो था हमारे पास y इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना हो फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास वो टाइम जिस दौरान में प्रोजेक्टाइल अपनी लॉन्चिंग पोजीशन से लैंडिंग पोजीशन तक पहुंचा। अब इस दौरान में उसने टोटल टाइम की बात करें तो y के हिसाब से यहाँ पर भी और इस जगह पर भी y की वैल्यू जीरो होगी। तो अगर हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू को जीरो पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल टू जीरो वी नॉट साइन ऑफ अल्फा, ये टाइम यहाँ पे टाइम t के बराबर होगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T के बराबर हो जाएगा, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है t इज इक्वल टू जीरो पर, और यहाँ पे टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू जीरो पुट करने की पोजीशन में या तो वो यहाँ पे होगा या फिर वो इस जगह पे मौजूद होगा। तो हम यहाँ से t इज इक्वल टू कैपिटल T कर दें अगर, तो वो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी। इस जगह से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, v नॉट साइन ऑफ अल्फा टी माइनस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो एक t से एक t कैंसिल कर दें, यहाँ पर t को इस t स्क्वेयर के एक t से कैंसिल किया तो ये आ गया हमारे पास t की वैल्यू 2v नॉट साइन ऑफ अल्फा ओवर g। ये एक्सप्रेशन जो हमें नजर आ रहा है ये टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट की वजह से ये बता रहा है कि हमारे पास जो टोटल टाइम लगेगा वो 2v नॉट साइन ऑफ अल्फा ओवर जी के बराबर होगा। लेकिन अगर हमें ये पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो लाजमी तौर पे जितना टाइम उसको अब टोटल लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कह रहे हैं, तो हाफ तक पहुंचने के लिए जितना टाइम उसको ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना टाइम उसको नीचे आने के लिए लगेगा। तो उस सूरत में जो टोटल टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट यहां तक पहुंचने के लिए वो इसका हाफ होगा, तो हम यहां से 2 को हटा देंगे तो वो टाइम हमारे पास v नॉट साइन ऑफ अल्फा ओवर g के बराबर आ जाएगा। जी, उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं जहां पे हम मालूम करेंगे मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट अटेन कर सकता है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। अब गौर करें अगर यहाँ पे कि जब हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट एंगल बनाते हुए उसको ऊपर थ्रो किया था, तो अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो चुका होगा, और जो वेलोसिटी होगी दैट इज ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये कि जब प्रोजेक्टाइल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट कुछ इस तरीके से है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, यानी स्लोप उसकी चेंज हो रही होगी और स्लोप जीरो हो जाएगी एट इट्स मैक्सिमम पोजीशन। यहाँ पे उसकी स्लोप जीरो होनी चाहिए। तो अब वी नो दैट कि y की वैल्यू हमारे पास v इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ अल्फा टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वेयर है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम इसे कैलकुलेट कर चुके हैं, टू वी नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू जी। अब यहां से अगर इस टाइम ऑफ फ्लाइट के हिसाब से देखें, तो जैसे मैंने पहले कहा कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो हाफ होगा एज कंपेयर टू टोटल टाइम। तो ये हमारे पास वी नॉट साइन ऑफ अल्फा ओवर जी के बराबर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को अगर हम उस इक्वेशन में पुट करें, यानी वर्टिकल मोशन, इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो ये वो टाइम होगा जिस दौरान में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। ये टाइम हमारे पास बने t इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ अल्फा ओवर जी। यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने, तो ये वी नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू टी के वैल्यू हमने पुट कर दी, माइनस वन ओवर टू जी, और फिर टी स्क्वेयर आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप गौर करें, वी नॉट साइन ऑफ अल्फा, वी नॉट साइन ऑफ अल्फा, वी नॉट साइन ऑफ अल्फा स्क्वेयर हो जाएगा, यानी इन दोनों को मिलाने से हमारे पास वी नॉट साइन ऑफ अल्फा स्क्वेयर हो जाएगा ओवर जी। तो यहाँ पर वी नॉट साइन ऑफ अल्फा स्क्वेयर ओवर जी ऑलरेडी है, तो वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर जी को कॉमन ले लिया। बाकी अगर हमारे पास देखें तो ये सारे का सारा फैक्टर कॉमन में होगा, ये सारा फैक्टर वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर जी होगा, और यहाँ पे ये हमारे पास फैक्टर वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर जी के बराबर होगा। तो इट मींस कि यहाँ पे वन बचेगा और यहाँ पे वन बाई टू बचेगा, और वन बाई टू को वन में से माइनस करेंगे तो वन बाई टू रह जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर टू जी के बराबर आ जाएगा। ये था जी हमारे पास एक्सप्रेशन टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। होप आप लोगों को आज के ये प्रोजेक्टाइल के हवाले से टॉपिक समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लें, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हो सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।